हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड पहले के 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है वो होती है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब जो वोटिंग एज थी वो 21 से कम करके 18 ईयर्स कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू करी गई थी? तो ये जो वोटिंग एज कम करी गई थी ये करी गई थी 61st अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स वेयर एवर दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? डीपीएसपी क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? डायरेक्शंस ही तो है जो स्टेट को दे रखी है। तो अगर किसी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो वो क्या होगा? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऐसा लॉ अगर बनता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। राइट तो ये कब आया था अमेंडमेंट? ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो ये आया था 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे। Next, the 42nd Amendment Act 1976 has incorporated into the Constitution of India a new chapter on 42nd Amendment के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का चैप्टर था वो नया ऐड किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। तो इनिशियली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो 10 ड्यूटीज़ थी और उसके बाद एक और ड्यूटी ऐड करी गई थी 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में। तो अभी के लिए जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो है 11। Next, which of the following constitutional amendment act was said to be the mini constitution? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है 42nd अमेंडमेंट को, क्योंकि इस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चेंजेस करी गई थी। एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया था उस टाइम पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड floor crossing by the members elected on a party ticket to the legislature। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेंबर है, अब वो अगर अपनी, ये कोई मेंबर है, ये अगर अपनी पार्टी चेंज करता है, चेंज करके ऑपोजिशन के साथ जाकर मिलता है तो उसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। तो ये जो लेजिस्लेटर है ये क्या कर रहा है? ये फ्लोर क्रॉसिंग कर रहा है अगर वो ऑपोजिशन के साथ जाकर मिल रहा है। कोई भी इंडिविजुअल मेंबर है या कोई लेजिस्लेटर है या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसको बोलते हैं फ्लोर क्रॉसिंग। तो ये कब आया था? ये कब बैन किया गया था? इसको बैन किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो फ्लोर क्रॉसिंग था उसको बैन कर दिया गया था। राइट फिर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करें। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो था ये 1950 में भी आया था और 1951 में भी आया था। ये 2 बार आया था। इसका मतलब क्या है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का? इसके थ्रू जो है, इसके थ्रू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात करी गई थी। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। राइट फिर थर्ड है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था 1980 में। तो इसके थ्रू सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड बात हुई थी। सेंटर और स्टेट रिलेशन से रिलेटेड क्या इसमें डिस्कस हुआ था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन पे हमें डाउट है कि वह कल को कोई ऐसा काम करेगा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को वायलेट कर सकता है तो उसको पहले से ही हम डिटेन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। मतलब उसको कोई भी गलत काम करने से रोकना पर्सन को, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया था और इसमें भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की ही बात करी गई थी। और इस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था।
राइट क्यों क्रिटिसाइज किया गया था? क्योंकि इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू पर्सन को डिटेन किया जाता था उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, इसीलिए 1971 के टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनलिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स? कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया था? तो ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया था। अब क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, अब ये एक लीगल राइट है। पहले क्या था? पहले ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। नेक्स्ट है, द 84th अमेंडमेंट एक्ट हैज फ्रोजन द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो लोकसभा की सीट्स है वो फ्रोज कर दी गई है 84th अमेंडमेंट के थ्रू। कब तक के लिए इसको फ्रोज किया गया है? इसको फ्रीज किया गया है टिल 2026 तक। 2026 के बाद जो भी सेंसस होगी उसके अकॉर्डिंग फिर से दोबारा उसमें चेंजेस करी जा सकती है। Next, which of the following constitutional amendments integrated Sikkim as a full-fledged state? सिक्किम full-fledged state कौन सी amendment के थ्रू बनी थी? ये बनी थी 36th amendment के थ्रू। इंडिया की ये 22nd state बनी थी। Next, which one of the following constitutional amendments introduced the anti-defection provision in the constitution for the first time? Anti-defection provision first time कब आए थे हमारे constitution में? ये आए थे 52nd amendment के थ्रू, और इस टाइम पे 10th शेड्यूल भी ऐड किया गया था हमारे constitution में। 9th शेड्यूल जो है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद ही ऐड हो गया था। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, और 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट के बाद, और 12th शेड्यूल ऐड हुआ था 74th अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21A कब ऐड किया गया था? 86th अमेंडमेंट के थ्रू। 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। नेक्स्ट सिक्किम बिकेम द एसोसिएटेड स्टेट, ये 36th अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी। नेक्स्ट फंक्शंस टू बी असाइन टू पंचायत 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन, ये 11th शेड्यूल में मेंशन है। 10th शेड्यूल में क्या है? 10th शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, ये 73rd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था। 12th शेड्यूल जो था ये 74th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ था, विच इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज। 13th शेड्यूल कोई है ही नहीं है। टोटल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स ही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैरिड आउट इन 1951 रिलेटेड टू। फर्स्ट जो अमेंडमेंट है वो रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म्स से। इसके बाद 9th शेड्यूल भी ऐड हुआ था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसके बाद जो था 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ अग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। नेक्स्ट है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दिल्ली हैज बिकम नेशनल कैपिटल रीजन? दिल्ली एनसीआर कब बना था? दिल्ली एनसीआर बना था 69th अमेंडमेंट के बाद, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बाद। नेक्स्ट 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। 79th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन ऑफ SC/ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रेफर्स टू, इसमें पंचायती राज से रिलेटेड है 73rd अमेंडमेंट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, लेइंग द फाउंडेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। Next, which one of the following amendments in Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? तो कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो किसी भी मैटर को रिकॉन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकता है? ये पावर दी गई थी 44th अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद। द 93rd अमेंडमेंट किससे डील करता है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 years।
नेक्स्ट है द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय। 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। तो ये कब ऐड हुआ था? ये ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो कौन सा बिल दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है अलग अलग? तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Next, which of the following constitutional amendments are related to raising the number of members of Lok Sabha to be elected from the states? Number of members जो लोक सभा के थे वो 7th अमेंडमेंट के थ्रू रेज किए गए थे और उसके बाद 31st अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। 98th अमेंडमेंट के बाद एक जुडिशियल बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स 4 लैंग्वेजेस अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयरबाय रेजिंग द नंबर टू 22। तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी? लास्ट वाली जो 8th शेड्यूल में लास्ट की 4 लैंग्वेज है तो ये ऐड करी गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कौन सी 3 लैंग्वेज थी? ये थी मैथिली, बोडो, डोगरी एंड सैंथली। ये 4 लैंग्वेज ऐड करी गई थी। Next, which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the Prime Minister and the Council of Ministers, shall not exceed 15% of the total number of the members of the House of People? ये पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कब कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फिक्स किए गए थे ये करे गए थे 91st अमेंडमेंट के थ्रू। क्या है इसमें कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 15% से ज़्यादा जो है वो मेंबर नहीं होने चाहिए टोटल मेंबर में से। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा की हम बात करते हैं, लोकसभा में फॉर एग्जांपल 100 मेंबर है तो इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 100 मेंबर है तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो 15 से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।